हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ अ न्यू डे और आज हम कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जो है आपका जो एक सब्जेक्ट है बीएड का लैंग्वेज वाला। तो उसको आज हम कवर कर रहे हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास कि लैंग्वेज वाला पेपर भी मैं कवर करूं, सो फॉर दैट आई एम कवरिंग दिस सब्जेक्ट आपका। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। पूरा कंटेंट रेडी है तो हम धीरे धीरे करके इसको पूरा कवर करेंगे। फॉर द अनवर्स, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर बीएड का जो भी कंटेंट है उसको हम फुली कवर कर रहे हैं कॉम्प्रहेंसिवली। आप उनको जा कर के ज़रूर देखें और मुझे बताएं क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या सजेशंस हैं, या फिर आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। शुरू करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारा, दैट इज़ मीनिंग, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमसे बात की जाती है। तो मीनिंग क्या है लैंग्वेज का, है ना। आप है, मैं हूँ, हम लोग इंस्टेंटली बात करते हैं, कई बार करते हैं कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या है ना। तो वही लैंग्वेज की बात है। तो एक्चुअली में क्या होती है लैंग्वेज, तो देखो मैं और आप बात कर रहे हैं या टीचर और स्टूडेंट बात कर रहा है, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है आप तब भी बात कर रहे हैं, आपको हंस रहे हैं तब भी आप बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा तरीका है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को और अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर है, टीचर बच्चों को बता रहा है ना, उसने अपने आइडियाज़ शेयर किए, है ना, नॉलेज अपनी शेयर की, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है। मैंने आपको बताया, आपने सुना, है ना। तो कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफ से नहीं होता है, इट इज़ टू वे प्रोसेस, दो तरीके से ही होता है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है जो कि हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। किस लिए, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए। हमें गुस्सा आता है, हम खुश होते हैं, है ना, तो अपनी लैंग्वेज में तो बताते हैं आई एम हैप्पी, आप बोल रहे हैं तो आप बहुत खुशी से बोल रहे हैं, है ना। एंड द नॉलेज, इसके अंदर क्या क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने बोल दिया, इट कैन बी स्पोकन। आप बोल के भी हमारी लैंग्वेज होती है, हम लिख कर भी बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रिटन लैंग्वेज है ना। सिंबॉलिक फॉर्म्स में भी होती है। हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, साउथ में है तो तमिल है, मलयालम है। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उनकी लैंग्वेज अलग थी, उड़ीसा की लैंग्वेज अलग है, साउथ की लैंग्वेज अलग है। तो लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी या हिंदी ही लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट। ये सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक बात करने का तरीका है। सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, दैट इज़ लैंग्वेज, है ना। क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ और आप नहीं समझ रहे हैं तो वो लैंग्वेज नहीं है। क्यों, क्योंकि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो जब मैं अपने थॉट्स, अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप तक ट्रांसफ़र कर पा रही हूँ, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है वो शब्दों से बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं है जो मैंने शब्दों से कहा तो सिर्फ वही लैंग्वेज है, नहीं। लैंग्वेज के अंदर बॉडी लैंग्वेज भी आती है, टोन भी आती है, सिंबल भी आती है, साइंस भी आते हैं, है ना। और इसी से पता चलता है कि आप अपना मीनिंग जो है उसको किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं। तो लैंग्वेज गोज़ बियॉन्ड मियर वर्ड्स। तो लैंग्वेज जो है वर्ड से भी आगे जाती है। जैसे आपने कोई बात बोली लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है ना। मान लो कि आप खुश हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके से होगी, आपकी जो टोन है, आपका जो बोलने का तरीका है वो भी वैसा ही होगा, उसमें हैप्पीनेस दिखेगी, है ना। तो आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में पेरेंट्स हैं, है ना, मम्मी की आवाज़ से आपको पता चल जाता है कि शी इज़ एंग्री या फिर शी इज़ नॉर्मल। मम्मी ने थोड़ा तेज़ से बोल दिया, हमें पता चल गया, किसी नॉर्मल बात को तेज़ से बोल दिया, हमें पता चल गया दैट शी इज़ एंग्री और हमें बिहेव करना है बहुत अच्छे से, है ना। तो उनके टोन से आपको पता चल गया, है ना। या फिर सिम्बल्स देख लो या फिर जेस्चर्स देख लो, जैसे कि किसी ने आपको आँख दिखा दी,
है ना। तो आपको पता चल गया कि ये एंग्री है, किसी ने स्माइल कर दिया बोलते बोलते तो आपको पता चला कि ही इज़ इन अ गुड मूड और शी इज़ इन अ गुड मूड। तो क्या होगा, लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कहना और सुनना, उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज भी आती है, टोन भी आती है, सिम्बल्स भी आते हैं, साइंस भी आते हैं, और उसी की तरह हम अपना जो मीनिंग है उसको कन्वे कर पाते हैं। नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का नेचर क्या है, लैंग्वेज के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसी की वजह से दैट मेक इट अ कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और इसे डायनेमिक भी बनाते हैं। देखो अब जो MCQ अगर है तो वहाँ से लैंग्वेज के मीनिंग को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है कि लैंग्वेज इज़ अ वन वे प्रोसेस, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, या अगर लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे ना दो पर्सन हैं, एक जेफरसन है, इनकी डेफिनेशन भी आती है, उसको भी आप देख सकते हो। वो पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, है ना, नाम पूछना, डेफिनेशन देके पूछ लेंगे कि किसने दी थी। MCQ की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज इंक्लूड्स ओनली वर्ड्स या बॉडी लैंग्वेज, टोन या ऑल ऑफ द अबव करके होगा, तो वो क्वेश्चन यहाँ से मीनिंग से ही आपको 3-4 क्वेश्चन बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, अगर आप सब्जेक्टिव की बात करूँ मैं अगर, तो वहाँ पर क्या है, आपसे मीनिंग, नेचर और ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं, तो उसमें ये सब आपको लिखना पड़ेगा, है ना। मीनिंग लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज का नेचर लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन MCQ में मीनिंग से ही आपको 3-4 क्वेश्चन बनते हुए दिख जाते हैं। तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पहला, एक टू वे प्रोसेस होता है ना, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ वर्ड्स ही नहीं होता, इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज, टोन, सिम्बल्स, साइन, सब कुछ होता है। उसी के थ्रू आप मीनिंग कन्वे कर पाते हैं, है ना। अब इसका नेचर देखेंगे, तो नेचर क्या है इसका, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब जो रिलेशनशिप है वर्ड और मीनिंग के बीच में, वो मोस्टली आर्बिट्ररी है ना। जैसे आर्बिट्ररी का मतलब क्या, देखो हम लोग इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो इंग्लिश में कैट का मतलब कैट है, मैंने कैट बोला, आपने कैट समझा, क्योंकि हमें पता है हम दोनों की लैंग्वेज सेम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि इंग्लिश में कैट का मतलब बिल्ली है, लेकिन हो सकता है मलयालम में कैट का मतलब डिफरेंट हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम कैट को बोलें तो वहाँ पे उस चीज़ को कुछ और माना जाता हो, है ना। तो आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि नॉट सेम, है ना, नॉट सेम। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स का सेम मीनिंग नहीं होता, है ना, सेम मीनिंग नहीं होता। अब इवन ना कई बार हम जो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है ना। तो क्या पहला नेचर ये हो गया कि आर्बिट्ररी है ना। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू हम सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में बिल्ली कह रहे हैं, इंग्लिश में कैट कह रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट वर्ड यूज़ किया हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस में। हिंदी इंग्लिश का ही एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो इट इज़ आर्बिट्ररी। ठीक है, देन सिम्बॉलिक, लैंग्वेज यूजेस सिम्बल्स, लैंग्वेज के अंदर आपको सिम्बल्स देखने को मिलते हैं, वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, जेस्चर्स हैं, और इन्हीं के थ्रू आपको आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स और इमोशंस के बारे में पता चलता है। यू आर क्राइंग, है ना, तो वो हमारी लैंग्वेज हो गई कि क्राइंग, तो लोगों को पता है सामने वाले को कि शी इज़ क्राइंग, शी इज़ नॉट इन अ गुड मूड, वो अच्छे मूड में नहीं है, वो रो रही है ना। या इमोशंस, आप नहीं ज़्यादा बोल रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि शी इज़ समथिंग इज़ हैपनिंग विद हर, जिसकी वजह से शी इज़ और ही इज़ सैड नाउ, ही इज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। ठीक है, देन रूल गवर्न, लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं ग्रामेटिकल और सिंटैक्टिक रूल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्लैरिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल हिंदी ग्रामर हम पढ़ते हैं, है ना, इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि क्या हो, हमें ग्रामर्स, एक सेकेंड, ग्रामर जो है वो हमें पता चले। तो रूल्स हैं, लैंग्वेज को बोलने के क्या हैं, रूल्स हैं, है ना, जिससे क्या होता है कि क्लैरिटी मिलती है। मैंने भी सेम रूल पढ़े, आपने भी सेम रूल पढ़े, तो जब हम दोनों बात करेंगे तो हम उन चीज़ों को एक ही तरह से इन्फर करेंगे, उसका मीनिंग हम एक ही तरीके से समझेंगे। सो दैट इज़ रूल गवर्न। ठीक है, देन डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, जो लैंग्वेज है वो डायनेमिक है, लैंग्वेज जो है वो बदलती रहती है। जिस तरीके से आपने देखा कि संस्कृत हुई, हिंदी आई, और हिंदी में भी हमने शब्दों को बदलते हुए देखा, है ना। तो नए वर्ड्स आ जाते हैं, न्यू एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट्स आ जाते हैं,
अडेप्टिंग टू सोशल और कल्चरल चेंज। इस तरीके से बदलाव हमें समाज में देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से लैंग्वेज भी बदलती रहती है। लैंग्वेज के अंदर भी हमें नए वर्ड्स, नए एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। हर साल ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में एक वर्ड ऐड किया जाता है ना, एक वर्ड नया, डिक्शनरी के अंदर एक नया वर्ड ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है, लैंग्वेज में नए वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। परमानेंट थोड़ी है, चेंज हो सकती है, डायनेमिक है, चेंज हो सकती है। सो दिस इज़ इट। तो लैंग्वेज जो है वो बदलती रहती है, डायनेमिक भी है और इवॉल्विंग भी है। ठीक है, क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है। लैंग्वेज जो है वो अलाउ करती है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को मिला के एक नया सेंटेंस बनाते हैं, जिससे एक नया आइडिया आता है, जिसकी वजह से इसे बोथ फ्लेक्सिबल और प्रोडक्टिव दोनों के दोनों बनाए जा सकते हैं, है ना। तो क्रिएटिव भी है, प्रोडक्टिव भी है। देन लैंग्वेज इज शेप्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी इन विच इट डेवलप्स। तो लैंग्वेज जो है वो मतलब कि जिस कल्चर में है वहाँ पे आप लैंग्वेज देखेंगे डिफरेंट है। जैसे सेम सिटी, अगर हम अलीगढ़ की बात करें, दैट आई लिव इन अलीगढ़, तो अलीगढ़ में क्या होता है कि हम बात करें कि एक एरिया में लैंग्वेज बोलने का तरीका सेम बात है, हिंदी बोलने का तरीका अलग है। अगर मैं 10 किलोमीटर आगे चली जाऊँ तो बोलने का तरीका अलग है ना। कहते हैं ना, ये कोट भी है कि हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे इंडिया में लैंग्वेज बदल जाती है, कहने का तरीका बदल जाता है, टोन बदल जाती है। यह बड़ा एग्जाम्पल ले लें, यूपी के अंदर हम देखेंगे यूपी वेस्ट के लोग अलग तरीके से बोल रहे हैं, यूपी ईस्ट के लोग अलग तरीके से बोल रहे हैं, बिहार के लोग अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो क्या है कि उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी का फ़र्क भी लैंग्वेज के ऊपर हमें पड़ता हुआ दिखता है ना। उनके बिलीफ सिस्टम में, उनके वैल्यूज़ में, ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल जो उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो कल्चर का, सोशल, इन सब चीज़ों का भी फ़र्क लैंग्वेज पे मिलता है। लैंग्वेज इवॉल्व होती है इसी तरीके से, कल्चर के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, जिसमें कि वो डेवलप हो रही है ना। देन फंक्शंस, ठीक है। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है कि लैंग्वेज इज़ डैश आर्बिट्ररी, परमानेंट, टेम्प्ररी, है ना। तो आपको वहाँ आर्बिट्ररी लगाना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि लैंग्वेज इज़ डायनामिक और परमानेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज डायनामिक है, मतलब जो बदलती रहती है। इट इज़ नॉट रिजिड के एक ही जैसी रहेगी, है ना, ऐसा नहीं है। या फिर अगर आप उसमें दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो वहाँ पे आपसे ये नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। दैट इज़ आर्बिट्ररी होता है, सिम्बॉलिक है, रूल गवर्नड है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग है, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव है, और कल्चरल एंड सोशल है। ठीक है, देन द थर्ड थिंग इज़, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें एक और बात कही गई है कि लैंग्वेज के काम क्या क्या है, लैंग्वेज का फंक्शन क्या है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, आई थिंक इट्स गुड नाउ। ओके, हाँ, सो फंक्शंस क्या हैं लैंग्वेज के। यस, तो लैंग्वेज का आप लोग खुद गैस कीजिए पहले तो कि क्या हो सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहला फंक्शन होता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम क्या कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे को, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो पहला तो एक्सप्रेसिव फंक्शन हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने लैंग्वेज के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, है ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये एक्सप्रेस कर दूंगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तो क्या होगा कि लैंग्वेज से इंडिविजुअल अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी नीड्स को बता पाता है। मुझे भूख लगी है तो मैं अपनी लैंग्वेज से तो बताती हूँ कि नहीं यार मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो अपनी ज़रूरत बता दी मैंने, इमोशंस बता दिए। मैं खुश हूँ तो मैंने अपनी लैंग्वेज के थ्रू बता दिया कि आई एम हैप्पी नाउ, है ना। या अपने थॉट्स बता दिए, अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, किसी मेंटर से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो उससे हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को शेयर करें, दैट हाउ आई एम फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, है ना। तो वो क्या हो गया, इसका एक्सप्रेसिव फंक्शन हो गया कि आप अपने आप को इसके थ्रू क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, देन डायरेक्टिव फंक्शन, लैंग्वेज के थ्रू हम क्या है, किसी और को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ अदर्स। जैसे कि टीचर है, टीचर ने बच्चों को बोला कि आपको क्लास में चुपचाप बैठना है, तो क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया दैट यू नीड टू स्टे क्वाइट, है ना, यू नीड टू कीप क्वाइट। या किसी ने कुछ पूछा तो मैंने उसको बताया कि आगे से राइट जाना, उधर लेफ्ट जाना, इधर राइट जाना, और सामने तुम्हारा स्कूल आ जाएगा। तो मैंने उसे डायरेक्ट कर दिया कि वहाँ तुम्हें जाना है, इस तरीके से तुम्हें जाना है। तो मैं उस बात को लैंग्वेज के थ्रू ही कह पाऊँगी, मैं उसको ऐसे नहीं कह पाऊँगी कि
बिना लैंग्वेज के मैं उसे कैसे बता पाऊँगी। तो मुझे कोई बात बतानी, उसे डायरेक्ट करना है कहीं पे, तो मैं उसे लैंग्वेज के थ्रू ही कर पाऊँगी। इनफैक्ट अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये भी तो डायरेक्टिव फंक्शन है। मैं भी तो आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या होती है लैंग्वेज, है ना। सो इट इज़ एन डायरेक्टिव फंक्शन। देन कम रेफरेंशियल फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज का एक और फंक्शन ये है कि हम इसे रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। लैंग्वेज के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र करने में यूज़ करते हैं, आइडियाज़ को, कंसेप्ट्स को, है ना। तो जैसे मान लो कि मैं और आप बैठे हैं, हम किसी थर्ड थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसके बारे में भी हम बात कर पाते हैं। देन फैटिक फंक्शन। लैंग्वेज इज़ यूज टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स, है ना। फैटिक फंक्शन भी है। सबसे आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए, दे कैन बी आस्क्ड इन द MCQ। फैटिक फंक्शन ये है कि आपको समाज में जब आप जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको नमस्ते करना है, आपको हेलो करना है ना, आपको किस तरीके से ग्रीट करना है ये आपको पता होना चाहिए। हेलो, हाउ आर यू, आप थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो क्या है कि सोशल समाज के अंदर आपको किस तरीके से अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, वो भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही कर पाते हैं। मान लो आप किसी गैदरिंग में गए, वहाँ की लैंग्वेज आप नहीं जानते, चाइना में गए आप, किसी फंक्शन में गए, आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते, तो आप वहाँ पे कोई सोशल रिलेशनशिप बना नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही उस पार्टी में आपको इंडियन मिला कोई, आपने उसके साथ अच्छी सी रिलेशनशिप बना ली। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी जो लैंग्वेज है वो सेम है ना। तभी तो आप समाज में अपनी रिलेशनशिप बना पा रहे हैं। इवन फंक्शंस में भी, आप इंडिया में भी आप देखें, किसी फंक्शन में, आप किसी फंक्शन में गए जहाँ आप किसी को नहीं जानते, है ना, लेकिन वहाँ पे जाके आपको कोई बंदा ऐसा मिल गया जो आप जिसे आप जानते हैं, तो आप उससे बात करेंगे, आप उससे थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे आप अपना सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। देन मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, है ना। और उसके अलावा लैंग्वेज इज़ यूज टू डिस्कस और एनालाइज इटसेल्फ, विच इज़ एसेंशियल इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में और टीचिंग के अंदर भी जो है इसका यूज़ होता है। देन पोइटिक फंक्शन। लैंग्वेज इज़ यूज क्रिएटिवली टू इवोक इमोशंस एंड ब्यूटी एज सीन इन पोइट्री एंड लिटरेचर। तो लैंग्वेज जो है उसके थ्रू हम अपने इमोशंस को, ब्यूटी को, इन सब को भी पोर्ट्रे करने में ये हमारे काम आती है। देन कम्स इज इंटरेक्शन इन क्लासरूम लर्निंग। सो क्लासरूम लर्निंग जो है वो एक बहुत बड़ा, ये हमारी फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। मीनिंग, नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इसका ही पार्ट है, आई थिंक। यस, शायद इसी का ही पार्ट है। टॉपिक 3, फंक्शंस एंड बेनिफिट, स्ट्रैटेजीज फॉर कंक्लूजन। टॉपिक 2, आई थिंक ये इसी का पार्ट है। मीनिंग, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, लेट मी check, then I'll record it in. ओके ओके, सो ना ये आपकी फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, उसका ही लास्ट टॉपिक है इंटरेक्शन इन क्लासरूम लर्निंग, तो इसको भी हम कवर करेंगे। सो इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन यही होता है, मैं और आप बात करें तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, तो वही होता है। तो इंटरेक्शन इन क्लासरूम लर्निंग, तो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई क्लासरूम इंटरेक्शन आखिर ज़रूरी है क्यों। तो इंटरेक्शन से क्या होता है, एक जो लर्निंग एनवायरनमेंट है ना वो कोलैबोरेटिव बनता है ना। जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। कोई इतनी टफ जो वो है टीचर्स ने अगर दे दी मान लो, है ना, तो क्या होगा, आप जब बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, आइडियाज़ आएंगे, तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप बात करते हैं किसी से, आपको उसका पर्सपेक्टिव पता चलता है और आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। तो क्लासरूम इंटरेक्शन इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को जब लैंग्वेज आ जाए, जब आती है, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्टिव लर्निंग प्रमोट होगी, है ना। जब स्टूडेंट कंटेंट के साथ एंगेज होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप लेक्चर मेथड, आपने बच्चों को जाके लेक्चर दे दिया, बच्चों ने सुन लिया, नो, दिस कैन नॉट हैपन। तो क्या होगा कि अगर आप इंटरेक्शन कराएंगे, बच्चे एक दूसरे से जानेंगे, एक दूसरे के आइडियाज़ को जब शेयर करेंगे, तो क्या होगा, एक्टिव लर्निंग को फोस्टर
कर पाएंगे। इससे और क्या होगा, जब बच्चे एक दूसरे के साथ बिल्ड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एम्पैथी आएगा, जिससे कि स्टूडेंट लिसन एंड टू रिस्पेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। उसके अलावा टाइप्स की बात करें ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं। किस किस तरीके से आप इंटरेक्शन करा सकते हैं। सबसे पहले टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, मैं और आप कर रहे हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल फॉर्म, जहाँ पे टीचर जो है वो गाइड कर रहा है लर्निंग को, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स टीचर ने अब ये क्या है, ये टीचर स्टूडेंट ही तो है, इवन पैसिव ही तो है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, इंटरेक्टिव तो है नहीं, मैं और आप बोल रहे हैं कि आप भी बोल रहे हैं, नहीं। अगर आप यहाँ पे बैठे होते और पूछ रहे होते क्वेश्चंस, तो अगर हम लाइव में कर रहे होते तो दैट वाज टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, है ना। तो ट्रेडिशनल फॉर्म की लर्निंग, जहाँ पर टीचर्स जो हैं वो गाइड करते हैं लर्निंग को, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और फीडबैक मिलता है। तो टीचर्स का क्वेश्चन जो है उससे क्या होता है, जब टीचर सवाल पूछता है तो बच्चे के अंदर थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो सिमुलेट होती है। ठीक है। देन स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है, अब बच्चों के एक दूसरे के थ्रू आप डिस्कशन करा रहे हैं, पीयर डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों के अंदर आ रहा है। देन ग्रुप इंटरेक्शन, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए बच्चों के, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस आप करा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जब आप ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं ना, तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बच्चों को देखने को मिल रहे हैं एक ही बार में, जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज हो रहा है, प्रैक्टिस करेंगे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। होल क्लास इंटरेक्शन, तो टीचर जो है वो फैसिलिटेट करता है डिस्कशन इन्वॉल्विंग द एंटायर क्लास। तो होल क्लास इंटरेक्शन होता है, तो टीचर जो है वो डिस्कशंस को फैसिलिटेट करता है ना। आपने पूरी क्लास, टीचर वहाँ पर एज अ गाइड खड़ा हुआ है और बच्चों को तरह तरह के पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानने के लिए भी टीचर यहाँ पर प्रमोट करता है। ठीक है। तो एक ये हो गया। देन बेनिफिट्स क्या हैं, फंक्शंस और बेनिफिट्स क्या हैं क्लासरूम इंटरेक्शन के। तो जब आप इसको प्रमोट करते हैं तो कॉम्प्रहेंशन जो है बच्चों के अंदर आता है। जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है, क्लैरिफिकेशन हो रहा है, तो उससे बच्चे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, जो कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। एक्टिव लर्निंग प्रमोट होती है ना। तो जब डायलॉग्स आ रहे हैं, जब बच्चे भी उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसे हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। पैसिव लर्निंग कौन सी होती है, टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, जबकि एक्टिव लर्निंग होती है जो कि बच्चे और टीचर दोनों ही बोल रहे हैं। ठीक है। देन एनकरेजेस सोशल स्किल डेवलपमेंट, इसका लेट मी, हाँ, सोशल स्किल, तो स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है हमें किस तरीके से बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, और डिफरेंट ओपिनियंस को कैसे रिस्पेक्ट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लासरूम इंटरेक्शन करा रहे हैं, राइट, अगर आप क्लासरूम इंटरेक्शन करा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर ना डिफरेंट ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करने की बात आ जाए। टॉलरेंस अगर आपने वर्ड सुना हो तो वो यहाँ पे आता है कि कभी कभी ऐसा होता है, आप बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है जो मैंने बोला वही सही है, अदर पर्सन इज़ रॉन्ग, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए डिफरेंट ओपिनियंस को भी। हो सकता है क्लास में डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हों, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन से लोग आते हों, तो उनके ओपिनियंस को भी उसे रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। तो अगर आप इंटरेक्शन करा रहे हैं ना क्लासरूम में, तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना भी सीखते हैं। उसके अलावा कॉग्निटिव स्किल्स बिल्ड करना सीखते हैं। अगर आप इंटरेक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चनिंग हो रहा है, हाइपोथेसाइजिंग हो रहा है, रीजनिंग आ रही है, डिबेटिंग हो रही है, जिससे क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रेंथन होता है। क्वेश्चन किया, आपको उसका तुरंत आंसर देना है, तो आपकी ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको किस तरीके से आंसर करना है, आपको ये चीज़ें आ रही हैं। उसने क्या पूछा, किस तरीके से पूछा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है। तो इंटरेक्शन के थ्रू अगर आप क्लासरूम इंटरेक्शन करा रहे हैं तो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। ठीक है। फोस्टर्स मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, अगर आप एक इंटरेक्शन करा रहे हैं तो इससे बच्चों के अंदर बच्चों को फील होता है कि हाँ, अब हम क्लास में इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों की आत्मा तो घर पर बैठी है और खुद स्कूल में बैठे हैं, फिजिकली यहाँ पर बैठे हैं, नहीं। जब आप उनको इंटरेक्शन करा रहे हैं तो वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, यहाँ पर सोल और बॉडी दोनों के साथ प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है टीचर कभी भी क्वेश्चन कर लेगा, मुझे बच्चों को आंसर देना है
है ना, और इसकी वजह से उनकी जो मोटिवेशन टू लर्न है वो भी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा इनेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, टीचर कैन गेज अंडरस्टैंडिंग इन रियल टाइम, आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट में रिक्वायर फर्दर एक्सप्लेनेशन और रिव्यू। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी ये हमें रास्ता देता है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती हैं इफ़ेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन को लेकर के। तो सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को encouraging questions that require more than yes no answer simulates critical thinking and deeply exploration। आप बच्चों से ये ना पूछें बस कि yes और no में आंसर वाले क्वेश्चन, आप उनको ऐसे क्वेश्चन पूछें जिससे कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो, जिसमें वो सोच पाएँ। थिंक पेयर शेयर, ये एक टेक्निक होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं इंडिविजुअली, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं और फिर उसके साथ क्लास में शेयर करते हैं। ठीक है, आपने दो बच्चों को पेयर बना दिया, क्वेश्चन उन्होंने सोचा, उसका आंसर अपने पार्टनर के साथ डिस्कस किया और उसके बाद उसे क्लास में शेयर किया। देन ग्रुप डिस्कशंस एंड डिबेट, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप एक्टिविटीज़, है ना, दैट एनकरेज अ स्टूडेंट टू डिस्कस डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स आप करा सकते हैं। रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशंस, स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ाया तो उसमें एक बच्चे ने जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन लीड है, उसका रोल ले लिया, है ना, एम्पैथी प्रमोट किया और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो समझे। देन फीडबैक एंड एनकरेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अगर प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है, अगर एनकरेजमेंट मिल रहा है तो अपनी गलतियों से सीखने का भी बच्चों को मौका मिलता है। जबकि अगर आप एनकरेज कर रहे हैं, बच्चा गलत भी बोल रहा है, आप एनकरेज कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज होता रहता है, उसके अंदर मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो कंक्लूड करें अगर हम इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 1, सो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज का रोल, अगर हम ओवरऑल समझें कि लैंग्वेज का रोल लर्निंग में कितना इम्पॉर्टेंट है, तो एंड हार्नेसिंग इंटरेक्शन इन क्लासरूम आर की टू इफेक्टिव टीचिंग, है ना, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर आप ये कम्युनिकेटिव पावर लैंग्वेज के यूज़ कर लेते हैं, इंटरेक्शन को अगर बच्चों के अंदर फोस्टर करते हैं, एजुकेटर्स एक बहुत ही इंक्लूसिव और इंगेजिंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बना सकते हैं। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही नहीं, जबकि पर्सनल ग्रोथ, सोशल स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप होगी, है ना, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, लाइफ के लिए भी। ठीक है, टॉपिक टू हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई सजेशन है तो उसे ज़रूर लिखें और तब तक के लिए पढ़ते रहें और आप बाकी के वीडियोस जो हैं वो भी पड़े हुए हैं चैनल पे, उन्हें भी देखते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।